गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स दैट माइट बी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है उनका रोल हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी फंक्शन में, ईच एंड एवरी प्रोसेस में है, सच दैट कि हमको ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हीमोग्लोबिन जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। हीमोग्लोबिन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं वो। और प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी के और डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स का भी पार्ट होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, बिना प्रोटीन के हमारा काम नहीं चल सकता। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल यूनिट के जैसे भी काम करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस जो है उसका भी एक वाइटल रोल होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जो है ये सबसे अबंडेंट जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड के बाद सबसे अबंडेंट अगर कोई बायोमोलिक्यूल हमारे बॉडी में है तो वो है प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो टर्म है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन टर्म को मल्डर नाम के साइंटिस्ट ने कॉइन किया था। ठीक है, द टर्म प्रोटीन वॉज कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम मल्डर। ठीक है, केमिकली अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये 5 चीज़ें प्रिंसिपली प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा भी कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनका एडिशन जो है प्रोटीन के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब प्रोटीन जो है बेसिकली होते क्या है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड लीनियर पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के। ओके, व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड लीनियर पॉलीमर्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका, जैसे कि मैंने कहा कि अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं, तो अमीनो एसिड्स का कंपोजिशन क्या है? अमीनो ग्रुप क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से प्रेजेंट होते हैं, सल्फर जो है एज अ एडिशनल ग्रुप ऐड होता है, ऑक्सीजन जो है ये भी बहुत कम क्वांटिटी में कहीं कहीं प्रेजेंट रहता है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन्स जो हैं 2 तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन जब होता है तो पॉलीमराइजेशन होने के बाद में प्रोटीन्स जो है जनरली 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है होमोपॉलीमर और दूसरा हो सकता है हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, होमोपॉलीमर प्रोटीन तब होगा जब प्रोटीन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड है वो सिर्फ एक टाइप का हो, सिमिलर टाइप का हो। मतलब अगर एक ही अमीनो एसिड जो है वो बार बार रिपीट हो, ठीक है, और उसके पॉलीमराइजेशन से जब कोई प्रोटीन बनेगा तब वो प्रोटीन को हम लोग होमोपॉलीमर कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो हेट्रोपॉलीमर प्रोटीन है उसमें जो अमीनो एसिड्स का टाइप है वो डिफरेंट होगा। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो हैं दे विल एक्ट एज अ मोनोमर। जब उनका पॉलीमराइजेशन होगा तो रिजल्टिंग जो प्रोटीन बनेगा तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? हेट्रोपॉलीमर प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, अब प्रोटीन्स जो है जैसे कि जब हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन पॉलीमर है अमीनो एसिड का, तो जब पॉलीमराइजेशन हो जाता है अमीनो एसिड का एक लीनियर चेन बन जाता है, ठीक है, तब हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, तब हम लोग उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अमीनो एसिड का जब रिपीटिंग यूनिट जो है उसके बीच में पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होके अमीनो एसिड एक लंबा चेन जब बना लेता है, लीनियर चेन, तब उस चेन को हम लोग एड्रेस करते हैं पॉलीपेप्टाइड के नाम से। ठीक है, अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, कोई कोई प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के बने हुए होते हैं, और कोई कोई प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन्स जिसके अंदर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन। ठीक है,
एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड जिस किसी प्रोटीन के अंदर होगा उसको हम लोग कहेंगे मोनोमेरिक प्रोटीन, और ऐसे प्रोटीन्स जिनके अंदर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स होंगे उनको हम लोग कहेंगे ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें वन पॉलीपेप्टाइड एंड इसमें मैनी पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स के बीच में जब पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, तो उनके पॉलीमराइजेशन के टाइम पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब तक बॉन्ड बनेगा नहीं तब तक पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दो सक्सेसिव अमीनो एसिड्स के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, ये कैसे बनेगा? एक अमीनो एसिड का CO ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव अमीनो एसिड्स जो हैं उनके बीच में आपस में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इवेंचुअली पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बनेगा। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड जो है वो इवेंचुअली आगे जाकर के क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब प्रोटीन जब बनेंगे तो पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, या हम लोग किस स्टेज पे कह सकते हैं कि ये जो पॉलीपेप्टाइड है अब प्रोटीन बन चुका है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि कई प्रोटीन्स जो होते हैं उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा माइनर, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो कई प्रोटीन्स ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, कई प्रोटीन्स ऐसे हैं कि जिनमें कई लाखों, कई करोड़ों अमीनो एसिड्स जो है प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है एक कोई पर्टिकुलर स्केल सेट नहीं कर सकते कि भाई इतना ही पॉलीपेप्टाइड होगा तो प्रोटीन बनेगा या उतना ही पॉलीपेप्टाइड होगा तब प्रोटीन बनेगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हर प्रोटीन का साइज जो है वो डिफर कर सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, तो कोई छोटा सा पॉलीपेप्टाइड जो है वो भी प्रोटीन का काम कर सकता है, वो भी प्रोटीन के जैसे फंक्शन कर सकता है। तो हम लोग कोई पर्टिकुलर साइज या पर्टिकुलर इसका स्केल हम लोग यहाँ पर सेट नहीं कर सकते। जनरली अगर हम लोग पॉलीपेप्टाइड के साइज़ में या उसके कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो कम से कम 20 अमीनो एसिड जो है हमको पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए चाहिए, ये मिनिमम है। ठीक है, तो 20 पॉलीपेप्टाइड से छोटा कोई अगर स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम लोग जनरली प्रोटीन नहीं मानते हैं। 20 पॉलीपेप्टाइड से ज़्यादा अगर होता है, ठीक है, तभी हम लोग उसको जनरली प्रोटीन मान करके चलते हैं। ठीक है, तो अगर 20 पॉलीपेप्टाइड से छोटा सा कोई सा स्ट्रक्चर बना तो उसको हम लोग सिंपली पॉलीपेप्टाइड ही मेंशन करेंगे, और 20 पॉलीपेप्टाइड से ज़्यादा बड़ा अगर कोई स्ट्रक्चर बनता है तब हम लोग उसको प्रोटीन कह करके एड्रेस करते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन के हम लोग ऑर्गेनाइजेशन या प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर आते हैं। ठीक है, प्रोटीन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, वो अलग अलग लेवल पर होता है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चरल लेवल्स पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जनरली प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे और क्वाटरनरी लेवल पे हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 4 लेवल्स हैं। ठीक है, पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देन फाइनली जाकर के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो चारों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर से। ठीक है, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें 2 टाइप के पैटर्न्स या 2 टाइप के जो डिज़ाइंस हैं इसको हम लोग शो कर सकते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट।
ठीक है। प्राइमरी लेवल पे दो स्ट्रक्चर्स या दो पैटर्न्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा हेलिक्स को देखते हैं, ठीक है। अल्फा हेलिक्स जो है, ठीक है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जनरली अल्फा हेलिक्स जो है देखने में इस तरीके से स्प्रिंग टाइप के शेप में होता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स कैसा होता है, ऐसे स्प्रिंग टाइप के शेप का होता है। और बीटा प्लीटेड शीट जो है वो इस तरीके के जिग जैग पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल स्प्रिंग देख लो, जैसे कि पुश करने वाला जो पेन रहता है उसमें जो स्प्रिंग रहता है, कैसे एक के ऊपर एक स्प्रिंग लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स का, ठीक है। हेलिक्स हम लोग कब कहते हैं, हेलिक्स हम लोग तब कहते हैं जब किसी भी स्ट्रक्चर में इस तरीके से सर्कुलर फोल्ड आते हैं, ठीक है। या फिर अगर सिंपल एग्जाम्पल हम लोग ले लें, घर में जो पानी, पौधे में पानी वानी डालने का पाइप होता है, ठीक है। पाइप को जब हम लोग फोल्ड करते हैं तो कैसे गोल गोल फोल्ड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब कभी भी किसी लीनियर चीज़ में या लीनियर स्ट्रक्चर को, ठीक है, हम लोग पैक करें और पैक करने के टाइम में उसमें हम लोग सर्कुलर फोल्ड्स बनाएं, ठीक है, तो उस सर्कुलर फोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो वैसा ही हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो किस में होता है, अल्फा हेलिक्स में होता है, ठीक है। और बीटा प्लीटेड शीट कैसे होगा, सिंपल है, ये पेपर का टुकड़ा है, ठीक है। ये पेपर के टुकड़े को जब आप लोग एक के ऊपर एक इस तरीके से फोल्ड करोगे, ठीक है, तो इसको फोल्ड करने के बाद में इस तरीके का जिगजैग पैटर्न निकल करके आएगा, ठीक है। ये जो जिगजैग पैटर्न होता है इसी तरीके का पैटर्न होता है बीटा प्लीटेड शीट का, ठीक है। तो ये जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट है, ठीक है, ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है पॉलीपेप्टाइड का। और बहुत जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सिंपल प्रोटीन्स का, ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन जो है वो ह्यूमन इंसुलिन जो है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। तो ह्यूमन इंसुलिन जो है सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द प्रोटीन है और उसका अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट टाइप का स्ट्रक्चर जो है होता है, ठीक है। कई सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो सिर्फ अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कई सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो सिर्फ बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबिलाईज कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फोर्स होना चाहिए स्टेबिलाईजेशन के लिए। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे फोल्ड है, ठीक है, या जहाँ पर हेलिक्स टर्न कर रहा है, मुड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सल्फर का ग्रुप है, ठीक है, तो जो एडजेसेंट टर्न है, ये टर्न नंबर 1 है, ये टर्न नंबर 2 है, तो टर्न नंबर 1 और टर्न नंबर 2 पे, ठीक है, सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स प्रोट्रूड करेंगे या सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स जो प्रेजेंट रहेंगे उनके बीच में क्या हो जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव इस तरीके से जो टर्न्स हैं उनमें जो सल्फर का ग्रुप अवेलेबल रहेगा उसमें इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होने से क्या होता है, पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइजेशन मिल जाता है और स्ट्रक्चर जो है अपनी इंटेग्रिटी को, अपने शेप को मेंटेन करने का काम कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी होता है, बीटा प्लीटेड शीट में भी होता है इस तरीके से, ठीक है। या फिर इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, ठीक है। तो जनरली ये जो दोनों प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, ये लीनियर फॉर्म में ही रहता है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट, थोड़ा बहुत टर्न रहता है। ट्विस्ट और टर्न को स्टेबिलाइज करने का काम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स करते हैं और वैन डर वाल्स फोर्सेस करते हैं, जिसके हेल्प से स्ट्रक्चर जो है अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। ठीक है,
प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंपल क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें कॉइलिंग हो जाती है, फर्दर कॉइलिंग या फर्दर फोल्ड्स उसमें जब डेवलप हो जाते हैं तब प्रोटीन के उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब कि पहले तो लीनियर फॉर्म में बनेगा प्रोटीन, यानी कि पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बनेगा, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के बाद में उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में और कॉइलिंग हो जाएगी और फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। कॉइलिंग और फोल्डिंग होकर के तब क्या बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें स्टेबिलाईजेशन कैसे होगा, इसमें स्टेबिलाईजेशन होगा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के हेल्प से, ठीक है। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्सेस के हेल्प से स्टेबिलाईजेशन हो रहा था स्ट्रक्चर का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का स्टेबिलाईजेशन जो है वो किसके हेल्प से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से होता है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है, ये किसके बीच में बनेगा, अमीनो एसिड्स ऑफ द सेम और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर रहने वाले ही अमीनो एसिड्स, या अगर दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, ठीक है, तो उनके जो अमीनो एसिड्स है उनके अमीनो एसिड्स के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और स्ट्रक्चर को स्टेबिलाईजेशन मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कन्फर्मेशन होता है, ये जो कन्फर्मेशन आएगा या शेप आएगा, ये इस टाइप का होगा, कुछ जैसे कि ऊन का गोला होता है एकदम उलझा हुआ, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है ये जनरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का होता है, ठीक है। अब इसमें जनरली क्या होता है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो हम लोगों ने अल्फा हेलिक्स देखा था, ठीक है, अल्फा हेलिक्स जो है उसकी सुपर कॉइलिंग होती है और अल्फा हेलिक्स जो है उसकी कॉइलिंग कौन से साइड से होगी, राइट हैंड साइड से। तो अल्फा हेलिक्स जो है, एक अल्फा हेलिक्स राइट हैंड साइड की तरफ से मुड़ना स्टार्ट करेगा, उसकी फिर सुपर कॉइलिंग होती है, उसकी सुपर कॉइलिंग होकर के इस तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दें, ठीक है, तो हमारे हेयर में और हमारे नेल्स में जो केराटिन प्रोटीन होता है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स अगर हम लोग ले, हमारे जो मसल के सेल्स हैं उसमें मायोसिन के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, मायोसिन के फाइबर्स जो है उनका भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लें तो हमारे ब्लड में जो फिब्रिनोजेन और फिब्रिन प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, फिब्रिन और फिब्रिनोजेन प्रोटीन जो है उसका भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है अगेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर से और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है इसमें हेलिकल पॉलीपेप्टाइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फर्दर कॉइलिंग और फर्दर फोल्डिंग होती है, ठीक है, जिसके वजह से वो स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें और फर्दर कॉइलिंग और फोल्डिंग होने से या तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्फेरिकल बन जाएगा, ठीक है, या फिर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है या शेप जो है वो रॉड शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जब प्रोटीन का बनता है तो हमको स्पेसिफिक पैटर्न या स्पेसिफिक डिज़ाइन जो है प्रोटीन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जनरली जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ब्लड में पढ़ा है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर ही होता है। या अगर हम लोग और ब्लड से ही सिंपल एग्जांपल ले तो जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही है, उसका स्ट्रक्चर कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर हम लोग हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे ना तो इस तरीके से रॉड शेप के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, इस तरीके के, ठीक है। इस तरीके से रॉड शेप के ना 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो कि मिल करके हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। तो ये रॉड शेप के 4 पॉलीपेप्टाइड होंगे, चारों जो है मिल करके ऑलमोस्ट क्या कहना चाहिए, एक रेक्टेंगुलर टाइप का शेप बनाते हैं जो कि फाइनली जाकर के हीमोग्लोबिन
कहलाता है। ठीक है, तो अगर टर्शरी स्ट्रक्चर में हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें कॉइल्स और फोल्ड्स जो होते हैं इनका स्टेबिलाईजेशन कैसे होता है? इनका स्टेबिलाईजेशन ऐसे होता है कि जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जो है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं और जो पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि अगर पोलर अमीनो एसिड्स बाहर की तरफ डायरेक्टेड होंगे तो कोई भी पोलर सब्सटेंस जो है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर पोलर अमीनो एसिड बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है, और प्रोटीन अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर है उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो प्रोटीन इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या होता है कि जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे, सो दैट अगर उनका वाटर से इंटरेक्शन होता भी है तो उनका डिसॉल्वेशन जो है, ठीक है, वो ना हो पाए, तो उससे जो प्रोटीन से डिसॉल्व होने से बचे रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि इनके बीच में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड्स आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे। अगेन चीज़ वही आती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है, आयोनिक इंटरैक्शंस जो हैं, ये क्या करते हैं कि ये सारे जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ करके कनेक्ट करके रखते हैं, सो दैट कि जो इंटेग्रिटी है स्ट्रक्चर की, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसके शेप को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग एग्जांपल्स लें, ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो जैसे मैंने बोला हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है उसका एग्जांपल जो है टर्शरी में आएगा। हीमोग्लोबिन जो है टर्शरी और क्वाटरनरी दोनों स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में हम लोग टर्शरी में भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन का और क्वाटरनरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स इसमें लेने के लिए जाएँ तो जो मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है उसका भी टर्शरी स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, फाइनली हम लोग आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का सबसे लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जनरली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ये ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स के केस में ही हमको ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अभी मैंने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तुम लोगों को बताया था, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड थे। ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसको हम लोग अल्फा चेन और अल्फा डैश चेन बोलते हैं, और 2 दूसरी जो चेन होती है उसको हम लोग बीटा और बीटा डैश चेन बोलते हैं। तो 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं हीमोग्लोबिन में, तो 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड या 1 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड होने की वजह से हम लोग उसको ऑलिगोमेरिक प्रोटीन के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ऑलिगोमेरिक प्रोटीन है, चारों जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड जो है, ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो है डेवलप होते हैं। उसके हेल्प से जो है ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एक दूसरे से बाइंड करते हैं, बाइंड करके हीमोग्लोबिन का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। ठीक है, तुम लोगों के बुक में देखो शायद दिया हुआ है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। और आगे बढ़ो, दिया है, मायोग्लोबिन दिया है। चलो मेरे बुक में है स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर को तुम लोगों को ऐप में डाल दूंगी फ़ोटो को। ठीक है, तो वहाँ से तुम लोग उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग फाइनली आते हैं प्रोटीन्स के प्रॉपर्टीज़ पे। प्रोटीन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले तो प्रोटीन जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स। उनका साइज़ जो है बहुत बड़ा रहता है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जो है प्रोटीन का दैट इज़ 4500 डाल्टन्स। ठीक है, मिनिमम 4500 डाल्टन्स इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, और मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो 46 लाख डाल्टन तक भी इनका मॉलिक्यूलर वेट जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं स्पेसिफिसिटी। ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं इनका स्पेसिफिसिटी इनके अंदर होती है, और ये जो स्पेसिफिसिटी की प्रॉपर्टी है काफ़ी सारे बायोमॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक है, जैसे कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन है। ठीक है, दे आर क्लोजली रिलेटेड
रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों क्लोजली रिलेटेड है, इसके वजह से दोनों ही जो है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। तो हर प्रोटीन जो है उसका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और ये जो स्पेसिफिसिटी है, ये स्पेसिफिसिटी को वो हर स्पीशीज़ के अंदर मेंटेन करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर भी हीमोग्लोबिन ब्लड कैरी करने का ही काम करेगा और किसी दूसरे मैमल के अंदर, टाइगर या लायन के अंदर भी हीमोग्लोबिन ब्लड कैरी करने का ही काम करेगा। तो ये स्पेसिफिसिटी जो है प्रोटीन के अंदर रहती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इनकी प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्यूशंस में एज कोलॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज कोलॉइड्स इन ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्टिविटी, ठीक है। प्रोटीन्स जो है इनके अंदर रिएक्शन करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब इनकी रिएक्टिविटी जो है काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये काफ़ी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल लें एंजाइम्स का, ठीक है। एंजाइम्स जो है जनरली प्रोटीन्स ही होते हैं और एंजाइम्स के बारे में हमको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एंजाइम्स जो है दे आर हैविंग कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ और कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है, ठीक है, उसको स्पीड अप करने में या उसको इनिशिएट करने में मेन रोल जो है वो एंजाइम्स का ही होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है, कितने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में पढ़ा है। लाइपेजेस है, फिर पेक्टिन है, पेप्सिन है, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स जो है ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको प्रोसेस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स के काम करने का तरीका क्या है, ये अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब तक ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन्स जो है उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो डी नेचर और री नेचर दोनों हो सकता है, ठीक है। डी नेचर और री नेचर होने का मीनिंग क्या होता है कि प्रोटीन जो है हाई टेम्परेचर के इफेक्ट में आ करके डिसोसिएट भी हो सकते हैं और जब टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल आ जाएगा तो टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद में प्रोटीन्स जो है वो वापस में रीएसोसिएट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होता है, प्रोटीन्स जो है डैमेज नहीं होंगे, ठीक है, बस उनके अंदर डिसोसिएट और रीएसोसिएट करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे एक सिंपल डेली लाइफ के एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। कभी भी तबीयत खराब होती है, वायरल फीवर या कोई इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे साथ क्या होती है कि हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन क्यों खराब होता है, जब कभी भी हमको कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी फीवर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फीवर में बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, 2 या 3 डिग्री से इंक्रीज़ होता है नॉर्मली, ठीक है। अब जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली क्योंकि वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं तो हाई टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में आकर के कई सारे एंजाइम्स जो हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए जब कभी भी हमको बुखार होता है तो हमारा डाइजेशन जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो बुखार होने के टाइम पे या तो हम लोग दूध रोटी खाते हैं या पतली खिचड़ी वगैरह खाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये डाइजेस्ट करने में ईजी होती हैं, ठीक है। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, ठीक है। और जब हमारा बुखार जो है इवेंचुअली धीरे धीरे ठीक हो जाता है तो कुछ समय के बाद आप लोग खुद देखोगे कि आप लोग का डाइजेशन जो है वापस से इम्प्रूव हो जाता है। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब एंजाइम्स जो हैं, जो उनके प्रोटीन्स हैं, वो वापस से रीएसोसिएट हो जाते हैं और एंजाइम्स जो है कुछ समय के बाद में फुल्ली फंक्शनल हो जाते हैं, इसलिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी रिकवर कर जाता है, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन्स के अंदर डिसोसिएट करने की और रीएसोसिएट करने की कैपेसिटी होती है जो कि बाकी बायोमॉलिक्यूल्स में नहीं होती है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स के फंक्शंस के बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन्स जो है हमारे सेल के स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स दे फंक्शन एज हार्मोन्स, प्रोटीन्स विल फंक्शन एज एंजाइम्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन का पार्ट होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद हमारे मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है एक्टिन और
मायोसिन फाइबर्स के वजह से, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन जो है बोथ ऑफ देम दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी फंक्शन का पार्ट है, तो उसके बारे में हम लोग और ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब लास्टली एक चीज़ मैं बस आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों के बुक में शायद दिया नहीं है, ठीक है, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है या उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जनरली स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग प्रोटीन्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिब्रिलर प्रोटीन और दूसरे हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। फिब्रिलर प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिब्रिलर या जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है थ्रेड या फाइबर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये मतलब या तो सिंगली भी रह सकते हैं या एक बड़े पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में या मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में भी जो ये है प्रोटीन्स प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। जनरली जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और फाइब्रस प्रोटीन्स जो है ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का एक कंपोजिशन होता है। जैसे कि हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन के नीचे जो है एक कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है और ये जो कोलेजन है हमारे स्किन की सपलनेस या स्किन का जो शेप है उसको होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, अभी आप लोग यंग हो, ठीक है, ठीक, तो यंग होने के टाइम पे क्या रहता है कि हमारे स्किन जो है काफ़ी टाइट रहती है, काफ़ी सपल सॉफ्ट रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पर्सन की एज होते जाती है, बूढ़ा होते जाता है पर्सन, तो उसके चेहरे पे स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, स्किन लटकने लगती है। ऐसा किस लिए होता है कि जब हम लोग यंग रहते हैं तो हमारे स्किन के नीचे कोलेजन जो है, कोलेजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, तो हमारी स्किन एकदम टाइट रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है कोलेजन की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। अब कोलेजन कम होते जाएगा तो स्किन को सपोर्ट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, इसीलिए हमारी जो स्किन है उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और स्किन धीरे धीरे हमारी लटकने लगती है, ठीक है, ये कोलेजन की वजह से। एक और फाइब्रस प्रोटीन का नाम लूँगी, फिब्रिनोजेन, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है और ब्लड क्लॉटिंग में हमको हेल्प करता है, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल है केराटिन जो है, ठीक है, केराटिन हमारे बालों में, हमारे नेल्स में होता है, स्किन में होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का फिब्रिलर प्रोटीन ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स पे। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होते हैं ये स्फेरिकल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, जो कि मोस्टली जिनका फंक्शन जो है ये एंजाइमेटिक फॉर्म में ज़्यादातर इनका फंक्शन होता है, ठीक है। तो मोस्टली ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ एंजाइम्स एटसेट्रा, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, इनका टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा हीमोग्लोबिन जो है उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था, टर्शियर स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो दैट इज अ टाइप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अगर और एग्जांपल हम लोग लें तो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो क्या करते हैं, डीएनए की पैकेजिंग में हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। ये अभी हम लोग आगे न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करने वाले ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं विच आर नोन एज हिस्टोन्स। दे आर ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। उसके अलावा और अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो हमारे ब्लड में सीरम ग्लोब्यूलिन नाम के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सीरम ग्लोब्यूलिन या हम लोग सिंपली अगर बोले एंटीबॉडीज़ के बारे में सबको पता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो है दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन ओनली, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है दो टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेन प्रोटीन के और टाइप्स होते हैं।
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेन 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड द डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। सिंपल प्रोटीन्स जो होते हैं ये सिंपली सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग सिंपल एग्जांपल इसका ले सकते हैं, एग में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ठीक है, एग का जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है दैट इज़ अ सिंपल प्रोटीन, ठीक है। केराटिन जो हमारे बालों में होता है दैट इज़ ऑल्सो अ सिंपल प्रोटीन, हिस्टोन जो है वो भी सिंपल प्रोटीन होता है एंड द एंजाइम्स आर ऑल्सो सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है। इसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स पे आते हैं। जब सिंपल प्रोटीन जो है वो एक नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, तब उनके बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में जो प्रोटीन बनता है उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन प्लस जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग जनरली प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे कि कोई लिपिड हो सकता है, ठीक है, या कोई आयन हो सकता है, या कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है, अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है, कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो सिंपल प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप इक्वल्स टू कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है, मेटल आयंस का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, एक तरीके का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जहाँ पे प्रोटीन के साथ में आयरन के जो आयंस है Fe आयंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं या क्लोरोप्लास्टिन्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्टिन्स क्या होंगे, प्रोटीन प्लस क्लोरोफिल जो है, ठीक है, दैट मेक्स अप द क्लोरोप्लास्टिन्स। तो ये भी क्या है, एक तरीके के कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं। लास्टली हम लोग आते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स पे। डिराइव्ड प्रोटीन्स जो है कैसे बनते हैं, जब नेचुरल प्रोटीन्स जो है उनमें मॉडिफिकेशन होता है, उनमें ब्रेक डाउन होता है या उनमें डीनेचरेशन होता है, ठीक है। तो उनके ब्रेक डाउन या मॉडिफिकेशन से बनने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम लोग डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले, प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स दे आर अ टाइप ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोटीन का जो टॉपिक है इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल लेवल्स है उसका डायग्राम जैसे मेरे बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है ये मैं ऐप में अपलोड कर लूँगी, तो इसको तुम लोग डाउनलोड कर लेना, इसमें से ऑब्जर्व कर सकते हो। हालांकि ये जो स्ट्रक्चरल लेवल्स है इसको हम लोगों को सिर्फ याद रखना है, हम लोगों को डायग्राम्स प्रैक्टिस करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या क्या याद रखेंगे, जो चारों स्ट्रक्चरल लेवल्स है उसको याद रखेंगे, ठीक है। ये जो टाइप्स मैंने बताए, सिंपल बताए और कॉन्जुगेटेड डिराइव्ड बताया, फिर फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन बताया, ये जो टाइप्स है इसको याद रखोगे, और प्रोटीन का जो फंक्शन है बस उतनी चीज़ को हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या दिया है अलग, इसमें प्राइमरी में एक सिंगल बताया है और हाँ, सेकेंडरी में 2 डिफरेंट टाइप बताया है, पर आप प्राइमरी में ये 2 देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ना उसमें सिंपल अमीनो एसिड का एक पूरा लीनियर पॉलीमर रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो लीनियर पॉलीमर होता है ना वो अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। फिर ये अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट जो है, ठीक है, इसमें फर्दर कॉइलिंग और फोल्डिंग होती है, तब कहीं जाकर के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो हर बुक के हिसाब से तुमको कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर बुक का राइटर अलग है, पब्लिशर अलग है, तो उनके लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग रहेगा, वेरिएशन मिलेगा तुमको हर बुक में, ठीक है।